हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्चुअली क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, वो पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये चैप्टर हमने ऑलरेडी से स्टार्ट कर दिया था, जिसमें जो फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर पे उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड एनसीईआरटी में आपको एक टॉपिक मिल जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वो दोनों पढ़ाया था। और मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी। तो आज हम लोग बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले तो लिख देती हूँ। अब देखो, आप सभी ने कार्बोहाइड्रेट सुना तो जरूर होगा, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट करके कुछ होता है। अच्छा, अगर कोई ऐसा है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं सुना, तो ग्लूकोज तो सुना ही होगा। ग्लूकोज कोई नहीं कह सकता कि मैं ग्लूकोज के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है ना, सभी ने सुना होगा। तो ग्लूकोज क्या है? वो एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो बेसिकली हमें आज क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो आइए पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये होते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बड़े बड़े लिख रही हूं ताकि आपको देखने में कोई कठिनाई ना हो, है ना। तो ये है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है, आप जो खाना खाते हैं, है ना, उससे जो आपको एनर्जी मिलती है डाइट से, उसमें से 55 से 65% जो एनर्जी है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अभी देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हैं फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब है? अभी पहले लिख लेती हूँ। सबस्ट्रेट। देखो भाई, ये तो आपको पता ही होगा कि रेस्पिरेशन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही टूटते हैं, उसके बाद लिपिड और अंत में प्रोटीन। देखो, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया भी जाता है। अगर आपने ऑलरेडी से पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही यूज किया जाता है, और अगर वो नहीं है, खत्म हो गया है, तो लिपिड और अंत में प्रोटीन। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो कार्बोहाइड्रेट ही हुए ना। ठीक है, अभी देखो, अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कार्बोहाइड्रेट को कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझो, ध्यान से समझो। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो अनुपात, वो कितना होता है? वो होता है 2:1। जस्ट लाइक वाटर में भी ऐसा ही होता है। आप देखो, वाटर का क्या है फॉर्मूला? H2O। देखो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है? वो है 2:1। तो इसीलिए ना कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने क्या देखा? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें आपको क्या क्या मिल रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स में 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी देखो, अभी मैंने बोला ना कि ग्लूकोज आप सभी ने सुना होगा, जो सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट है। देखो, उसका क्या होता है फॉर्मूला ग्लूकोज का? C6H12O6। ये सभी जानते हैं। तो अभी इसमें आप देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो यही तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेंगे। ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बने वो कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1 होता है। जस्ट लाइक वाटर में भी देखो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है? 2:1 है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझेंगे एक फॉर्मूला से। देखो, क्या हुआ ना कि बहुत पहले जो ज्ञानी लोग थे, है ना, साइंटिस्ट लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने जब कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करी तो उन्होंने
उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दिया है ना, और बोला कि देखो भाई जो कंपाउंड्स इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेगा, और जो फॉलो नहीं करेगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेगा। तो वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, इधर मैं लिखती हूँ, हाँ देखो वो फॉर्मूला ये था CHH2O, ये था फॉर्मूला। अभी आप देखो यहाँ पे ये जो X है, X ये कार्बन एटम की नंबर बताएगा, और ये जो Y है वो यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल है ये बताएगा। ठीक है, तो अभी आप देखो ये क्या है, H2O वाटर यानी कि हाइड्रेट, और ये कार्बन। तो ऐसा नहीं लग रहा फॉर्मूला देख के कि कार्बन एटम के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया गया हो। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इसीलिए इसको कहा गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे एक चीज और देखो आप कि यहाँ पे जितना कार्बन एटम का नंबर है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल भी है। ध्यान से देखो यहाँ पे जितना कार्बन एटम है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला दिया गया और कहा गया कि जो कंपाउंड्स इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेगा वो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, जो नहीं करेगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब आओ अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि x और y की वैल्यू 6 रख के देखते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। देखो तो क्या हो गया, C6H2O6, ये क्या हो जाएगा C6H12O6, ये हो जाएगा। तो ये देखो ये तो बन गया कार्बोहाइड्रेट, ये तो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि हमें पता चल गया कि भैया कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हैं तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल देती हूं, जैसे कि यहाँ पे देती हूँ, रुको पहले इसको मिटा लेती हूँ फिर देखते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको मिटा लेती हूँ पहले। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये देखो यही था ना, CXH2O, ये 2 है, ये 2 है, H2O, यही था जनरल फॉर्मूला, है ना। अभी मैंने कहा कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो है तो कार्बोहाइड्रेट ही ना, लेकिन वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल से आप देख लो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, है ना, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, इसमें देखो इसका क्या है, ये है C5H10O4, होना क्या चाहिए था C5H10O4, O5 होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था C5H10O5, लेकिन है क्या यहाँ पे O4 है। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या 2:1 है, नहीं है। लो जी, ये है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल देती हूँ, रेमनोज, इसका देखो भाई क्या है, ये देखो C6H12O5, होना क्या चाहिए था C6H12O6 होना चाहिए था, है क्या O5। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या 2:1 है, नहीं है। तो ये भी है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तो बहुत सदमे वाली बात है। इससे भी बड़ा सदमा तब लगा जब पता चला कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन वो इस फॉर्मूला में फिट बैठ रहे हैं। अभी उनका भी एग्जांपल देख लो, उनका एग्जांपल मैं देती हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, देखो C1H2O1, ये क्या है CH2O, क्या हो गया HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। ये लो जी,
ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। एक और एग्जांपल देती हूँ, इधर 2 दिया तो इधर भी 2 दे देती हूँ। C2H2O2, ये देखो ये क्या हो गया, C2H4O2, CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो देखो कितनी गड़बड़ हो गई ना, कि ये बेचारे ये सचमुच के कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये इस फॉर्मूला में फिट ही नहीं बैठ पा रहे, ये इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहे। और जहां पे यहाँ पे ये देखो, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन वो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई, मतलब ये फॉर्मूला। तो अब आगे क्या करना है, अब आगे कुछ जो है वो न्यू डेफिनेशन देना होगा कार्बोहाइड्रेट का, है ना, क्योंकि ये तो पूरे तरीके से सही नहीं, ये तो गलत साबित हो गया। अब इसको आप पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से सही भी नहीं कह सकते। तो अब टाइम आया कि भाई अब कार्बोहाइड्रेट के लिए एक न्यू डेफिनेशन तैयार की जाए। तो अब ना हम एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं कहते हैं, है ना, वो पहले कहा जाता था। अब हम कार्बोहाइड्रेट को कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आइए बताते हैं। इसके लिए इसको पहले मिटा देते हैं, है ना, ताकि स्पेस खाली हो जाए और हम अच्छे से समझ पाए। तो इसको मैं मिटाती हूं पहले। हाँ जी, तो मिटा दिया। तो अब आइए देखते हैं कि अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं। तो अब हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो क्या कहते हैं, मैं यहां पे लिखती हूं ध्यान से, कि अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो भैया हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये जो इतना लंबा सा एकदम से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो टर्म है, इसका क्या मतलब है भाई, तो कर देते इसका संधि विच्छेद, समझ जाएंगे। अगर कुछ लंबा सा कोई टर्म आपको कहीं पे मिले और समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। पॉली का मतलब मैनी, पॉली का मतलब मैनी, एंड हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप। तो पॉली हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ, मैनी OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया हैविंग मैनी OH ग्रुप्स। कि भाई यहाँ पे जो है वो बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे बोले तो एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे। और साथ में क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO, ये होगा। ठीक है, अब सेम इधर पे इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। तो पॉली मीन्स वही मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसका भी मतलब सेम हो गया, यही हो गया इसका मतलब। एंड कीटोन मतलब यहाँ पे कीटोन ग्रुप होंगे, ठीक ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब है। अब हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। मतलब उनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स मिलेंगे, मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप मिलेंगे, और साथ में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, देखो इसको यहाँ पे मिटाती हूँ। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब इसका भी सेम ही होगा, है ना, दोनों का। अभी सबसे पहले तो एल्डिहाइड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसका वाला। हाँ, तो देखो CHO CHOH CH2OH, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड,
घबराना नहीं है नाम सुन के, ये एक कार्बोहाइड्रेट ही है। एक्चुअली ये एक मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका देखो कि सबसे पहले तो देखना होगा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी की मतलब एक से ज्यादा OH है। तो देखो ये देखो ये H ही है, तो एक से ज्यादा OH हो गया। ये देखो एक से ज्यादा OH है यानी पॉलीहाइड्रोक्सी, और साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहां तक ठीक है। अब इसका देखते हैं कीटोन वाला। अब यहां पे देखो ये है, किसका स्ट्रक्चर है? डाई हाइड्रोक्सी एसिड। ये क्या है भाई? ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक मोनोसेक्राइड है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमें देखना होगा पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी एक से ज्यादा OH है। ये देखो एक से ज्यादा OH है, तो क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। और साथ में ये देखो यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप भी है, तो क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि भाई अब हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, हम ये कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई पूछता है कि बताओ भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो सीधा यही लाइन बोलो। कोई अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कह दो उनसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। मतलब इनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप मिलेंगे, और साथ में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया? ये पूरा आपको समझ में आ गया? अच्छा, ये एग्जांपल्स तो आपको समझ में आए ना? देखो एक बार फिर से देखो, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक मोनोसेक्राइड है, जिसको आगे हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप। देखो एक से ज्यादा OH ग्रुप है ना? तो क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। और साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यानी कि यहाँ पे ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को। अब साथ में इधर देखो इसका, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे भी हमें देखना होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप है कि नहीं। तो आप यहाँ पे आप देखो इसके स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा OH ग्रुप है, तो क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी। और साथ में एक कीटोन भी है, तो क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 एग्जाम्पल से हमने समझे, और ये जो है इसको मोस्ट वैलिड डेफिनेशन माना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आजकल बेटर कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं? तो हम सीधा कह देते हैं कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और इसका क्या मतलब है ये हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सीधा यही लाइन बोलो उनसे, और आप इसको समझा भी दो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करके तोड़ तोड़ के समझाया कि भाई ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब है। वैसे मुझे उम्मीद है आप भी समझा पाएंगे अगर आपसे कोई पूछता है तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मिटाती हूँ और हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं अब आगे क्या पढ़ना है। पहले तो इसको मिटा देती हूँ। हाँ जी, तो अब देखते हैं। अब आपने एक टर्म सुना होगा शुगर। ये क्या होते हैं भाई? आइए देख लेते हैं। शुगर, देखो शुगर क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट which are soluble in water and sweet in taste are called sugar। तो sugar क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स which are soluble in water and sweet in taste are called sugar। मैं यहाँ पे सिंपल में लिख देती हूँ कि ये क्या है भाई? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना? वाटर सॉल्युबल यानी जो कि वाटर में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल होते हैं यानी वाटर में घुल जाए, और स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में स्वीट होते हैं। तो शुगर क्या है भाई? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में सॉल्युबल है और स्वीट इन टेस्ट है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे?
शुगर कहेंगे। अब ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये कतई मत कहना कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट। नहीं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको आगे हम और भी डिटेल में समझेंगे। तो ये हो गया शुगर के बारे में। अभी चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। तो हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो ये शुगर को मिटा देती हूँ। अब चाहो तो इसको लिख लेना। हाँ जी, तो अब मैंने मिटा दिया है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल दो, मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी से कार्बोहाइड्रेट लिखा था, तो इसे में कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, अभी आप कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हो, है ना, इसको बांटने वाले हो अलग अलग ग्रुप्स में। तो कोई तो एक बेसिस, आधार लेना होगा ना कि हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट हम इस बेसिस पे तुमको जो है वो डिवाइड करने वाले हैं अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि इसको भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना, कि भाई यहाँ इनके पास कोई बेसिस है। तो अब देखते हैं कि हमने जो इनको बांटने का मन बना ही लिया, तो किस बेसिस पे हम जो है इनको बांट रहे हैं। तो देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट obtained on हाइड्रोलाइसिस। दिख रहा है उधर, तो उधर आ रहा है, हाइड्रोलाइसिस नहीं दिख रहा है, इसको मिटा के यहाँ लिख देती हूँ। रुको रुको रुको, इधर भी लिख देती हूँ, ऑन छोटा छोटा लिख देती हूँ, हाइड्रोलाइसिस, है ना। हाँ देखो, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई ये सैकेराइड क्या होते हैं। देखो एक चीज तो मैं आपको नहीं बताई, भूल गई, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनको सैकेराइड्स भी कहते हैं। और सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है मालूम, शुगर। सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर, शुगर होता है। तो सैकेराइड को हाँ आप ये कह सकते हो भाई कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो वो किस बेसिस पे करने वाले हैं कि मान लो जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें कितने मोनोमेरिक यूनिट मिल रहे हैं, उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। और उस बेसिस पे हम जो यहाँ पे है वो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन कैटेगरी में बांटने वाले हैं, ठीक है। तो हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि भाई जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें कितने मोनोमेरिक यूनिट मिल रहे हैं, उस बेसिस पे हम जो है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। और उस बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। तो नंबर 1 कैटेगरी कौन सा है, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स है पहली कैटेगरी। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, नाम सुना है इन सभी का? कोई बात नहीं, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी हम सीखेंगे, है ना। सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो 3 कौन सी ग्रुप हो गई, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। 3 ग्रुप में हमने बांट दिया। अब एक एक करके समझो। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, आप सभी को पता है। तो जो मोनोसैकेराइड है ना, ये सबसे छोटे वाले कार्बोहाइड्रेट है, छोटे वाले यानी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है। यही जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हुए ये तो सबसे छोटे। अब चूंकि ये सबसे छोटे हैं तो इनकी जो हाइड्रोलाइसिस है वो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कि भैया ये तो सबसे छोटे हैं, इनको और छोटे यूनिट में पहले लिख लेती हूँ हाइड्रोलाइज्ड, कि भाई
अभी इनकी हाइड्रोलाइसिस जो है वो आप नहीं कर सकते भैया, ये सबसे छोटे यूनिट है, इनको और छोटे यूनिट में आप नहीं बांट सकते हैं, है ना। ये तो ऑलरेडी से सबसे छोटे हैं, ये मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट्स की, बेसिक यूनिट है। तो जो ऑलरेडी से सबसे छोटा है उसको आप पानी डाल के थोड़ी ना तोड़ सकते हैं, उसको आप वाटर देके नहीं तोड़ सकते, इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं की जा सकती, इनको और छोटे यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता, ये सबसे छोटे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो ये सबसे छोटे वाले का, तो आप सभी का फेवरेट फेमस ग्लूकोज इसी में आएगा, फ्रक्टोज वो भी इसी में आएगा। दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए। अब यहाँ ओलिगो का देखते हैं। ओलिगो का मतलब क्या होता है भाई, फ्यू 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 होता है, मतलब ये जो है ये कुछ मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हुए हैं। जो ओलिगोसेक्राइड है ना, ये आपको याद रखना, ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड से बने होते हैं। कितने मोनोसेक्राइड, 2 से 10 मोनोसेक्राइड से मिलके बने हैं कौन, तो ओलिगोसेक्राइड। इनकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, इनकी हाइड्रोलाइसिस की जा सकती है भाई। इनके एग्जाम्पल कौन हो गए, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये कुछ इनके एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखे। अब आओ ये पॉली, पॉली का मतलब मैनी। कितनी बार मैंने आपको बताया कि पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। मतलब जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी, तो हो गया कि जो पॉलीसेक्राइड है कि दीज आर मेड अप ऑफ मैनी मोनोसेक्राइड्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी, तो द आंसर इज मोर देन 10। 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड से तो ये बने हैं ओलिगो, और 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड से बने होते कौन, पॉलीसेक्राइड्स। तो यहाँ पे लिख दो कि भाई ये जो है ये बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट है तो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स। इनकी भी हाइड्रोलाइसिस हो सकती, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। इसके एग्जाम्पल दो, इसके एग्जाम्पल हो गए सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे मेरी राइटिंग तो इतनी बेकार से लिखाई है, मैंने इतनी बेकार राइटिंग उधर लिखा है, कोई नहीं आप राइटिंग को ध्यान न दें, है ना। मुझे खुद भी हंसी आ रही है उधर वाली राइटिंग देख के, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप में बांट दिया है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इनको फर्दर और छोटे यूनिट में नहीं बांटा जा सकता, ये सबसे छोटे हैं, है ना, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड से बने हैं कौन, ओलिगोसेक्राइड, और इनकी हाइड्रोलाइसिस की जा सकती है, वो 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड से बने हैं और इनकी भी हाइड्रोलाइसिस की जा सकती है। और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे। अभी देखो समझाने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि देखो जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे ये एक मोती है, तो ऐसा मोती होता नहीं, मानने में क्या जाता है, मान लो मेरे पास ये 2 मोती है, ठीक है, और इस दोनों मोती को तुम क्या मान लो, मोनोसेक्राइड मान लो। तो अब ये जो दोनों मोती अलग अलग है भाई, तो अलग अलग मोती को तो अलग ही बोलेंगे ना, लेकिन मान लो इस दोनों मोती को जोड़ के आपने एक माला तैयार कर लिया। ऐसे 2 मोती का कौन सा ही माला बनेगा, बट आपने यहाँ सोचना है कि आपने 2 मोती को जोड़ के एक माला बनाया। प्रत्येक मोती जब अलग अलग है तो ये तो मोती है, और हर मोती को हमने यहाँ पे क्या माना, मोनोसेक्राइड माना, तो ये यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड है। अब ये अलग अलग है तो मोनोसेक्राइड ही कहना है, ठीक है। लेकिन जब इसी दोनों को आप ऐसे जोड़ दो, 2 को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ओलिगोसेक्राइड बन गया ना भाई। 2 से 10 मोनोसेक्राइड जोड़ेंगे तो ओलिगोसेक्राइड बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 को जोड़ा तो क्या बन गया, ओलिगोसेक्राइड। मान लो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके 4 मोती यानी 4 मोनोसेक्राइड लेती हूँ और इन चारों को अब ऐसे जोड़ देती हूँ, तो जोड़ दिया तो ये भी क्या हो गए, ये भी ओलिगोसेक्राइड हो गए, क्योंकि 2 से 10 तक ओलिगोसेक्राइड। मान लो यहाँ पे मैंने फिर से 1 मोती, 2 मोती, 3 मोती, 4 मोती, ऐसे ऐसे करके मैंने 10 तक लिए,
10 तक क्या लिए, मोनोसेक्राइड। और 10 तक मोनोसेक्राइड को ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे आप, तो ये भी है ओलिगोसेक्राइड ही। लेकिन जैसे आप 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड को जोड़ोगे तो वो बन जाएगा फिर क्या, पॉलीसेक्राइड। लेकिन 10 तक मोनोसेक्राइड। अभी देखो कि इनको तो आप तोड़ सकते हैं, इनकी हाइड्रोलाइसिस की जा सकती है। इसे देखो ऐसे तोड़ दिया है ना, ऐसे तोड़ दिया। अच्छा, इनके बीच में जो ये लाइन है, ये बॉन्ड है, ये आगे बढ़ेंगे। या फिर आपने सुना भी होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ना, 2 मोनोसेक्राइड जो है आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। तो ये जो डंडी है, दिस डंडी इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब आपको ऐसा सोच लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। और इसको आप तोड़ सकते हैं। इसको मान लो, इसको जब आप तोड़ोगे तो आपको 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे इनको तोड़ने से, है ना। इसको तोड़ दोगे तो आपको 4 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। इसको तोड़ दोगे तो अगर 10 के बने हैं तो 10 मिलेंगे। ऐसे इनके बीच में जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ दो। अब इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको कैसे तोड़ोगे, वाटर से इसका रिएक्शन करा दो, वाटर से रिएक्शन करा दो। तो वाटर ऐड करके इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको आप तोड़ सकते हैं। तो इनकी जो हाइड्रोलाइसिस है वो हो सकती है, होती है, ठीक है। अभी मान लो कि जब भी हम ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमको कितने मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 से 10 मिलेंगे भाई। जितने यूनिट का बना है उतने ही तो मिलेंगे। 2 से 10 का बना है, 2 से 10 मिल जाएंगे। तो इनकी हाइड्रोलाइसिस संभव है। ठीक ऐसे ही आप इनकी भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, इनको भी ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सिर्फ एक मोती लो, ये एक मोती है और ये हर मोती क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो ये तो बेसिक यूनिट है ना, सबसे छोटी है ये। अभी इसको फर्दर आप नहीं तोड़ सकते, इसको फर्दर और छोटे यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता, इसको पानी देके नहीं तोड़ा जा सकता है और छोटी। ये तो ऑलरेडी सबसे छोटा है, बेसिक यूनिट है, मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का। तो इसको आप नहीं तोड़ सकते। और इसको अगर आप और छोटे यूनिट में तोड़ोगे तो ये तो फिर कार्बोहाइड्रेट रहेगा ही नहीं। तो इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी की जा सकती है, इसकी की जा सकती है, लेकिन इसकी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन भी देख लिया और एक ओवरव्यू भी ले लिया कि क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। सबको पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं सबको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये बॉन्ड वगैरह टेंशन नहीं लेना, आगे हम सीखेंगे कि ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है मोनोसेक्राइड के बीच में, यहाँ पे ये बना कैसे, पढ़ेंगे, सभी सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला मेरा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, मैं जितना समझा सकती थी मैंने समझाया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, है ना। और हाँ, आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कहीं पे समझ में नहीं आया आपको तो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछो, फिर मैं कोशिश करूंगी कि और भी अच्छे से समझा दूं जो भी आपके डाउट्स हैं। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों, है ना, इनके साथ शेयर करना है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि हम ऐसे ही आपको समझा के पढ़ाए। थैंक यू सो मच आप सभी को, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का ये वीडियो तो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, लेकिन हम जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलने आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।